रेसिस्टेंस देख रहे थे, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, रो यल बाई ए। रो को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है उसका, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इधर से अगर हम रो का देखें, रो को अगर इधर से खींचें तो क्या हो जाएगा, आर ए बाई यल हो जाएगा। तो आर इज द रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को हम ओम कहते थे। ओम उसका यूनिट क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ना ओम। और एरिया का मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं पता होगा पहले, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर होता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा यूनिट में तो मीटर होगा। तो यहाँ से मीटर कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, पहला जो रेसिस्टिविटी होता है उसका यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये दोनों शब्द हम और लिख दिए हैं बस, लेकिन इसका क्या है कि अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन ये हम बस जान लेते हैं कि क्या होता है। तो रेसिस्टेंस का कोई चीज़ उल्टा है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का जो उल्टा है वो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेसिस्टेंस का ओम होता था, तब महो भी लिखते हैं इसका, और साइमन भी कहते हैं, या फिर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से और रेसिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा। कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का उल्टा। तो इसका यूनिट क्या यही लिख दिए हम। रेसिस्टेंस का उल्टा जानता था ना, ओम होता, महो होता, साइमन होता, और दोनों का मीटर इन्वर्स चलेगा क्योंकि इसका उल्टा है। समझ में आया। तो ये है इसका यूनिट, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये छोड़ दो, ये ध्यान रहना चाहिए, मेन है अभी ये और इसका फार्मूला। ठीक है, ये हम बताएं। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ से। इसका जो रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस है, 4 बात पे डिपेंड करेगा। क्या क्या पर डिपेंड करेगा, इसको हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि 4 बात पे, लेंथ एरिया और नेचर और टेम्परेचर, क्योंकि रेसिस्टिविटी 2 बात पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो यहाँ से देखना पहले एक बात, जो रेसिस्टेंस है यहाँ से रो यल बाई ए है ना, तो हम किस पर डिपेंड करना, एरिया पर, लेंथ पर। अब यहाँ से एक बात समझना, यहाँ से हम कल बता भी रहे थे, इसको नोट लिखाएंगे। जब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है क्योंकि इन्वर्सली है। जब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया। अब बताओ, करंट इन्वर्सली होता है रेसिस्टेंस का, जब रेसिस्टेंस घट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो करंट मोर इजीली फ्लो करता है, किससे करता है, थिक वायर से। तो यहाँ लिख दो, समझ में आया। बताओ क्या बताए, एरिया बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा, इसका मतलब क्या बता रहे हैं हम, जो पाइप है उसका, जो पाइप कर रहे हैं, जो वायर है उसका मोटाई बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। और ये हम पहले से ओम्स लॉ से जानते हैं, जब रेसिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो एक लाइन हम अभी नोट करके लिखाएंगे, करंट किससे ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा, पूछा, करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर देन थिन वायर। समझ में आए क्या बोले, जो यही हम बताना चाह रहे हैं तुम लोग को। चलो एक बात और समझना, एक बात यहाँ सर, ये समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है किससे वायर, बताओ किससे करंट आसानी से फ्लो करेगा, मोटा तार से कि पतला तार से, मोटा तार से करंट आसानी से फ्लो करेगा। तुम लोग यही हमें एग्जांपल भी बताए थे, बड़ा जो सड़क है उस पर गाड़ी आसानी से चलेगा कि छोटा सड़क पे, बड़ा सड़क पर। तो रेसिस्टेंस जो करंट है वह ज़्यादा आसानी से फ्लो करता है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा आसानी से, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जगह मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आया। समझना बाबू एक बात, जो रेसिस्टेंस है रोयल बाई ए है, तो यहाँ हम पूछने 4 बात पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 2 बात जैसे समझना, किसी में अगर एरिया है तो उसका वॉल्यूम भी तो हो सकता है। एक वायर है तो वायर में एक, जैसे कंडक्टर है समझ लो, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो इस एरिया को मान लिया लेते हैं, तो ये वॉल्यूम है कि नहीं, इसमें ये तो वॉल्यूम भी रख रहा है ना। तो अगर वॉल्यूम के साथ रिलेट करेगा तो तुम एक बार समझना इस फार्मूला के अनुसार कि जो रेसिस्टेंस है वह लेंथ के प्रोपोर्शनल है कि नहीं यहाँ से, लेकिन ये तभी है, ध्यान समझना, लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी ही है जब यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है। देखना जो फार्मूला में है लेंथ आर रोयल बाई ए है, फार्मूला आर इज इक्वल टू रोयल बाई ए,
तो ये लेंथ के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, वायर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक बात समझना, ये तभी तक है जब एरिया कांस्टेंट है। एरिया क्या होना चाहिए यहाँ पर, कांस्टेंट है। ये बात समझ के एकदम हमेशा ध्यान रखना, लेंथ के प्रोपोर्शनल तब ये होगा जब एरिया कांस्टेंट होगा। ये बात समझ में आया। रो तो कांस्टेंट रहेगा, एक मटेरियल का रो कांस्टेंट रहेगा, कॉपर का वायर का कांस्टेंट रहेगा रो उस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कोई भी एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, कोई भी वायर हो, उसका तो रो कांस्टेंट रहेगा। तो हम यल और ए के बारे में सोचेंगे तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी है जब क्या कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, यही है, रो तो कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट है तभी। अब दूसरा बात, जो रेसिस्टेंस है एकदम दिमाग में पहले ही आना चाहिए फार्मूला, क्योंकि तो बहुत आसान चीज़ हो गया, लेकिन उस पर रोटेट करता है क्वेश्चन, एरिया को छोड़ करके वो दूसरा चीज़ घुसाता है, दूसरा चीज़ मतलब बात करेगा वॉल्यूम के बारे में, तब दिक्कत होना शुरू होता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं तुम लोग को, एकदम दिमाग में बैठा लो कि लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी तक है जब एरिया कांस्टेंट है। समझ में आया। जो फार्मूला में दिख रहा है वो तभी होगा, बाकी वैल्यू सेम है, क्योंकि रो तो कांस्टेंट ही रहेगा मटेरियल का। तो यल के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब एरिया कांस्टेंट होगा। समझ में आया। इससे हम सवाल डील करेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ एरिया के इन्वर्स है, तो एरिया के इन्वर्स तभी तक है जब रो यल कांस्टेंट है। तो रो तो कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब हमें बताना चाह रहे हैं जब लेंथ कांस्टेंट होगा। ये पहला दम दिमाग में आना चाहिए, हर एक जगह होता है। 9th में भी इस तरह से सवाल आता है तो दिक्कत होता है लोग को कि मतलब हाफ एम बी स्क्वायर कहते थे, फिर पी स्क्वायर बाई 2m मोमेंटम के साथ होता है, तो वहाँ फिर सोचने लगता है कि भी चेंज कर रहा है, वो भी चेंज कर रहा है। तो एक को नहीं चेंज करा के दूसरा को हम देख लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी है जब एरिया कांस्टेंट है, ये बात दिमाग में आना चाहिए। और दूसरा एरिया के इन्वर्स तभी तक है जब लेंथ कांस्टेंट है। ये फार्मूला में देखना, लेंथ के प्रोपोर्शनल तब है जब एरिया कांस्टेंट है, और एरिया के इन्वर्स तभी है जब लेंथ कांस्टेंट है। यहाँ ये फार्मूला के अनुसार देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हम ही कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस यल के प्रोपोर्शनल है, तो हाँ कब, जब एरिया कांस्टेंट है। दूसरा आर इज इक्वल टू रो यल बाई ए, हम कह रहे हैं ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ तभी है जब ये ई कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट रहबे करेगा, रो कांस्टेंट रहेगा तो ई कांस्टेंट है, तब ये एरिया के इन्वर्स होगा। ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए। समझ में आया। तो 4 बात पर डिपेंडेंस है, उस पर दूसरा तरह से वॉल्यूम से सवाल लेता है, तो हम बताने जा रहे हैं इसी को। ठीक है, इसी को हम अभी बताएंगे। देखो अब यहाँ पर मान लिया हम कहते हैं कि हम बताएं कि लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब एरिया कांस्टेंट है, और एरिया के इन्वर्स तभी होगा जब लेंथ कांस्टेंट है, क्योंकि रो तो कांस्टेंट होता ही है एक मटेरियल का। अब यहाँ समझना, अगर इस फार्मूला को समझना इधर से, अगर हम लेंथ उससे ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत होगा। अरे किसी को ऊपर नीचे से डिवाइड करो, मतलब आसान तरीके से हम बता रहे हैं, बहुत सरल तरीका से इसको बताया जा सकता है, लेकिन तुम लोग समझना, अगर हम लेंथ ऊपर से और नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों, तो मतलब बराबर ही किए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस फार्मूला को समेटेंगे तो क्या हो जाएगा, रो यल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए इंटू एल वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। ये बात नहीं पता है तो देखो अभी बताते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, क्या होगा, रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ये बहुत आसान तरीका से हम बता रहे हैं, जिससे क्या होगा वहाँ पर सवाल आसानी से बनेगा। लेंथ को ऊपर मल्टीप्लाई किए, ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई किए तो फार्मूला तो ही रहेगा मैथ के हिसाब से। तो रो एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल वॉल्यूम कहते नहीं पता चला। देखो तुम लोग जानते हैं ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है, जैसे ये है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, जानते हैं ना। अब इसको हम क्यूब बना देंगे, मान लिया जाए तो क्यूब बना देंगे तो तुमको याद होगा कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, एक ही होता है, एक ही होता है कि नहीं। तो एक बात समझना, यहाँ से एरिया क्या था, ए स्क्वायर था कि नहीं, और इसमें ए से और मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम नहीं बदल गया। तो एरिया को हम ए से और गुना कर देते, मतलब लेंथ से, तो क्या हो जाता है वॉल्यूम। ये पता रहना चाहिए, तो मतलब क्या है, बहुत एलिमेंट्री बात है। अब अगर इसको हम एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, इसी को एरिया से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा, रो वॉल्यूम लिखे हैं, और ए स्क्वायर हो जाएगा। इस समझ में आया। तो अब समझ लेना एक बात कि जब लेंथ के प्रोपोर्शनल, अब यहाँ देखो रेसिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के स्क्वायर का, तब कांस्टेंट हो, तभी हुआ। देखो यहाँ पर रेसिस्टेंस यल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। कब हुआ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब एरिया कांस्टेंट था तो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा था, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है
जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, यल स्क्वायर के। ये बात समझ में आया। लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी तक है जब फार्मूला में दिख रहा है एरिया। अब दूसरा फार्मूला यहाँ से क्या दिखा, यहाँ देखो रेजिस्टेंस किसके इन्वर्स हो रहा है, यहाँ से देखना तो ए स्क्वायर के हो रहा है कि नहीं। तो ए स्क्वायर के तब हो रहा है जब यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें। तो यही हम बताना चाह रहे हैं। जब इसको चेंज करता है तो फिर सबको दिक्कत होने लगता है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो एरिया के स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब एक बात और समझना तुम लोग पहले से, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। एक जो वायर होता है, जैसे ये वायर है तो ये वायर इसका एरिया कैसा दिख रहा है, सर्कुलर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से समझना रो यल तो यल ही रहेगा, इसका लेंथ यल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। याद करो सर्किल का जो एरिया होता है क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो रोयल इसको मान लीजिए पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं ना एरिया को जी। एरिया को सर्किल का एरिया, एक वायर सर्किल है ना होता है, एक वायर सर्किल होता है कि नहीं सर, मतलब इसका जो इस करंट फ्लो कर रहा था सर्किल नहीं दिख रहा है, देखो तो सर्किल दिख रहा है कि नहीं। तो यही तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हम लोग ऐसे भी इस फार्मूला से बोल सकते थे कि रेजिस्टेंस जो होगा यल के प्रोपोर्शनल होगा और एरिया इस फार्मूला के अनुसार एरिया के इन्वर्स, एरिया के क्या होगा, सॉरी एरिया का स्क्वायर लिख दिए, एरिया का इन्वर्स मतलब एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एरिया में क्या छुपा हुआ है, रेडियस पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ से तुम बोल सकता है कि एरिया के प्रोपोर्शनल होगा लेकिन आर स्क्वायर के इन्वर्स नहीं होगा, मतलब रेडियस का इन्वर्स होगा। रेडियस का स्क्वायर का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। समझ में, इन्वर्स स्क्वायर में ये हम कह रहे हैं। तो एक बात समझना, तो रो यल के प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया में छुपा हुआ क्या है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस का इन्वर्सली स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। समझ में आया। यहाँ से क्या हो गया, अथी जो रेजिस्टेंस है यल के प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया के इन्वर्स हो गया, रेडियस का स्क्वायर का इन्वर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को, इतना ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ से समझना एरिया का, एरिया का क्या यहाँ का कैसा है, एरिया में क्या छुपा हुआ, एरिया में इन्वर्सली में यहाँ से क्या छुपा हुआ, आर स्क्वायर छुपा हुआ है कि नहीं। तो अगर यहाँ करेगा तो यहाँ हो जाएगा आर टू द पावर 4। अब इसको हम बताते हैं एक साथ कैसे करेंगे जो। तो रेजिस्टेंस 4 बात पर डिपेंड करा ना बाबू। तो पहला लेंथ हो गया, समझ में आया। अब लेंथ के प्रोपोर्शनल तब तक है, ए नंबर में लिखते हैं, इसे तो बताया हुआ है। लेंथ के प्रोपोर्शनल तब तक होगा एरिया, लेंथ के यहाँ से ऐसे एरिया लिखे हैं, सॉरी समझना क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथ के प्रोपोर्शनल तब तक होगा जब एरिया कांस्टेंट है। तो यहाँ से दिख रहा हमको ये कंडीशन में कि एरिया अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, ये समझ लेना क्या लिखे हैं, कांस्टेंट अगर लिख दिए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो रहा। ये तो हम बताए भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर ऐसे बताए थे ना रो यल बाई ए, तो यहाँ से बताए थे वॉल्यूम के, अभी जस्ट बताए थे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ से फार्मूला देखना, रेजिस्टेंस का क्या हो, रो यल बाई ए हो गया। और अगर हम यल और यल से मल्टीप्लाई करें तो रो यल स्क्वायर अब बाई क्या हो गया, वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ जो रेजिस्टेंस दिख रहा है यल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। एक बात ध्यान रखना, एरिया कांस्टेंट पर ही फार्मूला से दिख रहा, लेकिन हम अभी दूसरा चीज़ बताए हैं कि यल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो यहाँ से। और दूसरा किस बात पर डिपेंड करता है, एरिया पर। दूसरा एरिया ही है, तो एरिया है। तो यहाँ से जब लेंथ कांस्टेंट करेंगे, देखो लेंथ कांस्टेंट करेंगे, ऐसे तो ये बता ही दिए, इसको बताने का ज़रूरत नहीं, इसी को ये लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम बता दे रहे हैं कि बता ही दिए कि जब लेंथ के प्रोपोर्शनल तब तक होगा। चलो लिख ही देते हैं क्या, इसे मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम नहीं करना चाह रहे थे। एरिया कांस्टेंट होगा तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। अब एरिया पर कैसे डिपेंड करेगा, तो एरिया जब ए नंबर में अगर लेंथ को कांस्टेंट मानेंगे, लेंथ को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, तो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्स होगा। और एरिया का इन्वर्स का मतलब तुम लोग समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर छिपा हुआ है, तो पाई तो कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर का इन्वर्सली है। अब
अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें, कांस्टेंट लिखें, ये ध्यान रखना शॉर्ट में, तो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एरिया पर डिपेंडेंस के बारे में बात करें तो एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो वॉल्यूम ए इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा बटा ए स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से जो रेसिस्टेंस आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर में क्या छुपा हुआ है रेडियस, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का डबल क्या हो जाएगा आर पर पावर 4। तो जो रेसिस्टेंस है यल स्क्वायर यल के प्रोपोर्शनल होगा जब एरिया कांस्टेंट है इस फार्मूला से। लेकिन ये नया बना कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने पर जो रेसिस्टेंस होता है यल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा जो हम बताएंगे क्वेश्चन से, जब लेंथ कांस्टेंट है इस फार्मूला में तो क्या है एरिया के इन्वर्स हो रहा है, ये तो पहले से पता है इतना बात। लेकिन ये हम नया बताए कि वॉल्यूम के जब कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम के जब कांस्टेंट रहेगा तो जो रेसिस्टेंस है एरिया ए स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर में आर पर पावर 4 छुपा हुआ। और तीसरा बात क्या है नेचर ऑफ द मटेरियल, ये तो पता है क्वेश्चन तो ये दोनों से बनेगा, नेचर ऑफ क्या होगा मटेरियल, अब चौथा क्या हो गया टेम्परेचर। तो 4 बात पर डिपेंड करेगा नेचर और टेम्परेचर। अब एक बात समझना, एक जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हुआ, अगर रेसिस्टेंस को ज़्यादा करना है तो रो को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये भी एक छोड़ दे तो रो ज़्यादा रहना चाहिए। और जब रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या करेगा कम फ्लो। अब गुड कंडक्टर में हम समझते हैं कि क्या होता है करंट आसानी से फ्लो करता है, तो हमको चाहिए रेसिस्टेंस वहाँ पर कम, और रेसिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं तो रो को भी कम करना होगा, रो कम करेंगे तो रेसिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। नहीं समझ में आया? अगर रो बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि रो में तो रेसिस्टेंस, रो बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। तो जो गुड कंडक्टर होता है, जो गुड कंडक्टर होता है उसका रो रेसिस्टेंस क्या होगा कम तो तो रो क्या हो जाएगा लो, क्योंकि ई लो होगा तो ये भी लो होगा, और ई लो होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो गुड कंडक्टर में गुड कंडक्टर का रो लो रहना चाहिए और आर क्या रहना चाहिए लो। और जो गुड कंडक्टर एग्जाम्पल क्या है सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो सिल्वर का जो रो रहेगा मतलब रेसिस्टिविटी कम होगा, रेसिस्टेंस भी कम होगा तभी आसानी से। और जो बैड कंडक्टर रहेगा, बैड कंडक्टर रहेगा इसका रो हाई होगा, यहाँ समझ में आ रहा है, और रेसिस्टेंस भी क्या होता है हाई, जिसके कारण करंट जो है आसानी से मतलब नहीं फ्लो कर पाता। और इस पर हम सवाल करेंगे तो तुमको समझ में आएगा आसानी से। देखो बाबू हम फिर से थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, अभी तक जो भी बताए ना इस सवाल को एक अप करेंगे जिसके कारण दिक्कत होने लगता है, जिसके कारण हम एक स्टेप अप बताएं। अदरवाइज़ क्या है कि पहले 4 बात पर डिपेंड कर रहा था उतना में काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चेंज करता है तो मतलब दिक्कत होता है, जिसके वजह तब फिर से हम एक बार मतलब रिवाइज करते हैं। रेसिस्टेंस 4 बात पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। बताओ लेंथ के डायरेक्टली है कि नहीं, यहाँ से ध्यान देना क्या बोल रहे, लेंथ के डायरेक्टली हमेशा नहीं होगा, लेकिन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए है तो लेंथ के डायरेक्टली तभी होगा जब एरिया कांस्टेंट है। लेंथ के डायरेक्टली कब होगा जब एरिया कांस्टेंट है, और रो तो कांस्टेंट होता ही है मटेरियल का, तो हम ये बता रहे हैं लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ में देखो ये एक चीज़ बता दिए जो जानता था, लेंथ के प्रोपोर्शनल तब होगा जब एरिया कांस्टेंट है, तो ये तो बात तुमको पहले से पता है, ये बात पहले से पता है। दूसरा एरिया पर डिपेंडेंस कब होगा जब लेंथ कांस्टेंट है, तो ये भी पहले से पता हो गया तुमको। एरिया पर एरिया में छुपा हुआ आर स्क्वायर तो पहले बताए हम कि पाई आर स्क्वायर होगा तो एरिया। अब समझना यहाँ वॉल्यूम से हम खेले हैं, वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा जो बताएंगे, लेकिन लेंथ के प्रोपोर्शनल तब होगा जब एरिया कांस्टेंट है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब होगा जब लेंथ कांस्टेंट है। तो ये दोनों बात तो पहले से हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम वाला बात हो गया। तो एल डिवाइड किए तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट करेंगे तो जो रेसिस्टेंस है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने लगता है। वॉल्यूम कांस्टेंट पर किसके प्रोपोर्शनल होने लगता है एल स्क्वायर के, और जब एरिया कांस्टेंट था तो एल का। ये बात ध्यान रखना। अब वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा जब पूछेंगे कि बताओ लेंथ कैसे, लेंथ के अनुरूप लेंथ के हिसाब से कैसे रेसिस्टेंस बदलेगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे ना तो लेंथ के अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो जो रेसिस्टेंस है एल स्क्वायर से चेंज होना शुरू होगा। समझ में आया, ये हम करना चाह रहे हैं। जब लेंथ के एरिया था तो लेंथ के, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो रेसिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, एल स्क्वायर का होगा। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो ये बात ध्यान रखना। जब हम कहेंगे वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट है, अब कैसे कांस्टेंट होगा जब बताएंगे, लेकिन जैसे कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम समझना कि रेसिस्टेंस कैसे बदलेगा, तो एल स्क्वायर से, ये हमको कहना है। दूसरा बात एरिया, अगर एरिया में कहें तो एरिया को इस तरह से मैनेज किए तो क्या हो गया वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस समय जो एरिया के
एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर से होगा, समझ में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इन्वर्सली ऑफ द एरिया स्क्वायर, समझ में आया। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऐसा से चेंज होना, नेचर टेम्परेचर रो के कारण आया, तो ये बात समझ लो एक बार अच्छा से, क्वेश्चन करेंगे तब दिमाग मतलब खुलेगा, समझ में आया। चलो देखो बाबू, समझना वॉल्यूम कब कांस्टेंट होगा, तो एक बार समझना, तुम लोग एक बार समझता ना कि जैसे मान लीजिए मिट्टी का ढेर है, ये मिट्टी का ढेर है, तो तुम इस मिट्टी से, ये मिट्टी का एक टुकड़ा लिया, मिट्टी से तुम कभी चौखुट बनाओ और कभी सर्किल बनाओ, या तो कभी क्यूब बनाओ, या तो चम्मच का आकार दो, चाहे किसी भी, तो तुम लोग खेलता होगा बचपन में, तो मिट्टी का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना जी, तुम वो तो यही मिट्टी को जैसे भी करो। तो एक बार समझना, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो अगर इस मिट्टी को, चाहे कोई भी, जैसे कहते हैं इस मिट्टी को तुमको बनाना है चम्मच, तो तुम ऐसे बना दिया। अब इसी मिट्टी को कभी तुम घोल मोल करके कहा कि इसको एगो चोखली बनाना है, क्या कहता है इसको, मतलब कटोरी बनाना, तो इस तरह से बना दिया यही मिट्टी से। अब यही मिट्टी से तुमको जो कहेंगे, मान लिया कहेंगे लोटा बनाना, तो कहेगा लोटा बन गया इसी मिट्टी से। तो एक बात समझना तुम, इसका जो वॉल्यूम था यही वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रहे हैं कि नहीं। अब इस मिट्टी को समझना एक बात तुम, अच्छा यहाँ पर समझना, जैसे मान लिया जाए छोटू, एक रस्सी है, ये बायर से समझते हैं, ये बायर तो इतना ही, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं। इस बायर को करें खींच दो, इस बायर को खींच दो, तो ये तो बायर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। याद करो पहले सवाल बनाया करते थे कि इसको हम इस शेप में मेल्ट करके बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट से बनता है मैथ में कि वहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया जाता है, समझ में आया। तो एक बात समझना, अगर इस बायर को बाबू हम खींच देंगे इससे, तो बताओ बायर को खींच देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। वायर को खींच देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। तो जब भी वायर को खींच करके, बेंड करके, मेल्ट करके, कंप्रेस करके, मोल्ड परिवर्तन करके इस तरह के कोई भी बात बोलेगा तो तुमको इन्हें देगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप सवाल बनाइए, समझ में आया। तो उस समय ये बात करेगा। लेकिन हम रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि लेंथ के यहाँ से फार्मूला के अनुसार रोयल बाई ए। तो एक बात समझना कि लेंथ के प्रोपोर्शनल जरूर था, लेकिन एक वायर नया अगर फिर से इतना ही वायर का जोड़ दें तो लेंथ तो 2 हो गया, तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ लेंथ का हम लोग जोड़ने के बारे में बात कर रहे थे कि एक वायर लगाओ फिर दूसरा वायर लगाओ, तभी लेंथ के प्रोपोर्शनल जा रहा था। एरिया जैसे कांस्टेंट तो है इसमें, तो लेंथ के एक वायर इतना बड़ा लगाए, फिर एक वायर जोड़े, फिर एक वायर जोड़े, तो यहाँ पर लेंथ के प्रोपोर्शनल तब है, लेकिन लेंथ के प्रोपोर्शनल तभी तक है। लेकिन अगर हम इस वायर को खींच देंगे, बताओ इस वायर को खींचने पर लेंथ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे इस वायर को खींचने पर लेंथ बढ़ा कि नहीं। जब लेंथ बढ़ गया तो एरिया घटा कि अच्छा ये इतना मोटा है, तो तुम एक रबड़ को मान लीजिए इतना उसको खींचता है तो वही रह जाता है क्या, एरिया तो घटता है। तुम इस इतना ही मोटा वायर है, इतना मोटा वायर को तो तुम खींचेगा, तो एक बात बताना, समझना एक बार, इतना मोटा वायर को तो तुम खींचेगा तो ये पतला होगा कि इतना ही रहेगा। अरे पतला हो कि मोटा होगा, पतला हो कि इस तरह से होगा कि नहीं। तो इस वायर को अगर खींचेंगे, इस वायर को अगर खींचेंगे तो एरिया यहाँ पर घटा कि नहीं, एरिया घटा, लेंथ जरूर बढ़ा लेकिन एरिया घटा। तो इसका मतलब दोनों जब चेंज करने लगेगा तो तुम फिर कैसे सोचेगा। और जब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इस तरह से हम करें, इतना जोड़ना है वायर को, नहीं कि खींच के करना है। तो तुम समझ जाना कि एक वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, मोल्ड कंप्रेस कर रहे हैं, तो तुम समझना कि इस केस में हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हैं। अब वॉल्यूम कांस्टेंट करने समय क्या फार्मूला लगाते हैं, जो भी हम समराइज कर रहे हैं, इससे पूरा टेबल नहीं भी ध्यान रहेगा, तो ये ध्यान रहेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट के मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कब होगा, जब ये सारा चीज़ हम करेंगे वायर में। तो यहाँ से हम क्या बताए थे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उस समय जो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने लगा था, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर के में होने लगा था, और एरिया का इस तरह से होने लगा था स्क्वायर में, और एरिया में छुपा हुआ क्या है r⁴। तो इतना ही चीज़ हम बताए थे, वहाँ पर ध्यान रखो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो लेंथ के स्क्वायर के, एरिया के स्क्वायर के, एरिया में छुपा हुआ r² पाई r² से, तो ये हम बताए, समझ में आया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट में इतना ही चीज़ हम लोग देखे थे, और इतना ही सब चीज़ से तुमको सवाल उड़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट के दौरान इतना ही चीज़ हम बताए थे बाबू कि लेंथ स्क्वायर से डायरेक्टली होने लगता है, एरिया के इन्वर्सली, एरिया स्क्वायर के इन्वर्सली होने लगता है, एरिया में ये छुपा हुआ है, तो ये है, समझ में आया। जब हम सवाल करेंगे तो तुमको समझ आएगा, धीरे धीरे हम सवाल को आप करेंगे।
देखो अब एक क्वेश्चन है, जो रेजिस्टेंस है वायर का 1 मीटर लेंथ है जिसका 26 ओम दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पर। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm मिलीमीटर, तो व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी। क्या पूछा है फार्मूला से, क्या पूछा है रेसिस्टिविटी। तो तुम याद करो, जो रेजिस्टेंस होता था रोयल बाई ए होता था कि नहीं, यही नहीं होता था। तो यहाँ से रो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी पूछा तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा, RA/L। समझ में आया। तो यहाँ से क्या करना, आर दिया हुआ है क्या 26 दिया हुआ है, तो 26 रख दिए। एरिया दिया हुआ है, एरिया डायमीटर दिया है, तो समझना यहाँ से हम बताए थे एक वायर है बाबू, एक वायर का जो एरिया निकालता है तुम लोग कैसे निकालता है, अरे एक इस सर्किल है, एक वायर है तो उस पायर स्क्वायर से निकालता है। यहाँ डायमीटर ने दिया है, उसको रेडियस बनाने के लिए तुम लोग को पता है ना कि डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ आर होता है रेडियस। तो डायमीटर से रेडियस निकालने आता है, आधा होता है उसका, तो रेडियस क्या हो जाएगा बताना तो 0.3 mm है। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। एक चीज़ में हम बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, वहाँ से पूरा देखना। 0.3 हो जाएगा और रेडियस निकालना है, तो डायमीटर था, डायमीटर कितना था पहले हम ऐसे करते हैं, डायमीटर कितना है 0.3/2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा कि नहीं डायमीटर से, लेकिन mm में है तो इसको मिलीमीटर से चेंज करना है, तो इतना और 10⁻³ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। और रेडियस तो यहाँ आएगा, लेकिन एरिया कैसे होगा पायर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करेगा पायर स्क्वायर करेगा। अब बटा लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, समझ में आया। तो यहाँ से पायर स्क्वायर पुट करो यहाँ से, तो यहाँ आर तो आ ही गया, समझना। यहाँ से क्या आ गया पाई r स्क्वायर। अब r के जगह पर क्या हो जाएगा पूरा ये आ जाएगा। अब r स्क्वायर है तो r आया, r स्क्वायर करेगा तो क्या होगा 0.3 × 10⁻³ का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर, ऐसे करना पूरा का स्क्वायर। अब बाई 2 ये भी स्क्वायर होगा तो 2 क्या हो जाएगा 4। और ई तुम यहाँ पर सॉरी r ने डालना है जी, तो पायर स्क्वायर तो पूरे डाल दिए, तो फिर पायर स्क्वायर पूरा यहाँ पर डाल देता है, या फिर तुम r के जगह पर यहाँ r डालो पूरा, ऐसे करो r स्क्वायर डालो। तो इस तरह से तुम सोल्व करेगा तो आ जाएगा। बस ये हमको बताना था कि कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, ये कहना है। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ 12.6 है, अभी नया होगा तो 11.6 हो जाएगा। लिखा एक वायर है बाबू जिसका रो दिया हुआ है, यल दिया हुआ, ए दिया हुआ है, और कहता है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है। रोयल ए दे दिया, रो तो रहेगा एक मटेरियल का, तो रोयल ए दे दिया का रेजिस्टेंस इसका 4 है। तो तुम रेजिस्टेंस निकालेगा तो रेजिस्टेंस इस फार्मूला से क्या होता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोयल बाई ए होता है, यही ना होगा इस फार्मूला से। रोयल बाई रो दिया, यल दिया, ए दिया, तो इससे रेजिस्टेंस निकालेंगे ऐसे, और इसका रेजिस्टेंस का था ऐसे, तो इसके बराबर 4 हो गया। इसका मतलब ये लिखा हुआ एक वायर है रोयल ए, इस वायर का रेजिस्टेंस 4 है, और रोयल ए से हम रेजिस्टेंस जानते हैं, इसे लिख सकते हैं, और इसका का 4 है तो 4 लिख दिए, समझ में आया। अब कहता है कि उसी मटेरियल को क्या कहें, उसी मटेरियल का है। अब क्वेश्चन से तुम लोग समझना, वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट के बारे में वैसा कुछ लिखा नहीं है, एक बार देखने दो आधा मिनट से फिर से। लिखा कि रेजिस्टेंस क्या होगा अनदर वायर का सेम मटेरियल जिसका लेंथ इतना, क्रॉस सेक्शन इतना कर दिया। तो स्ट्रेच बेंडिंग ये सब तो कुछ लिखा नहीं है, स्ट्रेचिंग बेंडिंग मेल्टिंग ये सब नहीं लिखा है। तो तुम समझना कि रेजिस्टेंस जो होगा डायरेक्टली रोयल ए से ही बनेगा, लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब वह देगा तब ये वॉल्यूम कांस्टेंट मानोगे। जो लिखा हुआ था स्ट्रेचिंग बेंडिंग मेल्टिंग, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा रोयल बाई ए करेगा कि नहीं, रोयल बाई ए करेगा। तो ये लेंथ यहाँ कितना दिल है L/2, तो यल के जगह पर L/2 लिखो, तो L/2 करेगा तो यहाँ आ जाएगा, और एरिया के जगह पर 2a लिखेगा तो 2a करेगा, और यहाँ से खींचा तो रोयल बाई यहाँ कितना हो गया 4a, कितना हो गया 4a, और रोयल बाई ए का यहाँ से अगर निकालेगा तो कितना है 4, तो 4/4 तो 1 ओम आ गया। रोयल बाई ए इधर खींचे तो रोयल बाई ए का वैल्यू कितना है 4, रोयल बाई ए का वैल्यू 4 है तो 4 लिखे तो 1 ओम आ गया आंसर। यही सोल्व करना है, देखना एक बार अपने सोल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। यहाँ देखो नहीं समझ में आ रहा, रोयल बाई ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो रोयल बाई ए का वैल्यू 4 दिया, तो यहाँ से हम ऐसे लिख दिए हैं 4 यहाँ, तो रोयल ए बाई 4 दिया है, बटा 4 हो गया, तो 4×4 1 ओम के बराबर आ गया। इसमें क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चन करना बाबू। जो रेजिस्टेंस है एक वायर का R है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब स्ट्रेच कर दिया इसका लेंथ 2 टाइम्स हो गया, तो एक बार समझना, इस वायर को मान लिया जाए स्ट्रेच करेंगे तो वायर का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट रहेगा, तो वायर को स्ट्रेच करेंगे तो ये पतला हो जाएगा,
तो इसका एरिया तो बदल गया, तो जब फार्मूला लगाएंगे तो रो एल बाई ई लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी बदल गया। तुम लेंथ जरूर बढ़ाया, और लेंथ के साथ एरिया भी डिपेंडेंस होता है। तो तुमको हम बताए थे स्ट्रेच करने समय, स्ट्रेचिंग बेंडिंग मेल्टिंग के समय वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज गलती हो जाएगा। तो यहाँ रो एल बाई कहेगा लेंथ डबल कर दिए, स्ट्रेच का कोई इसको स्ट्रेच करेंगे तो एरिया भी बदल गया, लिखा नहीं है, लेंथ लिखा है, लेकिन ऑटोमेटिक है कि लेंथ जब बढ़ाया तो एरिया भी बदल गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर स्ट्रेच करने समय, बेंडिंग मेल्टिंग के समय वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। समझ में आया? तो ये लेंथ जरूर बदला, तो तुम क्या करेगा कि डबल हो गया तो रेसिस्टेंस भी डबल होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ा दुगना तो रेसिस्टेंस भी दुगना। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने समय वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जिस समय एरिया भी घट जाएगा, तो फार्मूला नहीं लगेगा। हम यही बताना चाह रहे थे। स्ट्रेच है, समझ गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के दौरान लेंथ के क्या फार्मूला था, तो याद करना वहाँ से, लेंथ के स्क्वायर था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। ऐसे इतना ही होता है, इतना ही होता है, ये पूरा सेट इतना ही कि वॉल्यूम कांस्टेंट पर इतना ही बताए थे। तो यहाँ पर लेंथ का क्या दिख रहा है बताओ तो, एल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? तो तुम ऐसे करो, शुरू में एल स्क्वायर था, बाद में आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसको दोनों डिवाइड कर दो। शुरू में क्या था, आर रेसिस्टेंस था, शुरू में आर था, अब बाद स्ट्रेच के 2 टाइम्स है तो 2L कर दिए बाद में, तो 2L हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 2L स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करो, ऐसे तो दिख रहा है। लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 2L एल स्क्वायर से होगा, तो एल स्क्वायर की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 कट स्क्वायर, तो 4 टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसे दिख रहा है फार्मूला से। लेकिन अगर किसी को बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट के दौरान जो रेसिस्टेंस है वो एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? जब एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो 2 टाइम्स करेंगे तो एल स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे तो एल स्क्वायर 2L से हो जाएगा, तो 2L इसका मतलब 4 टाइम्स रेसिस्टेंस होगा, तो ऐसे हो गया। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है तो एल स्क्वायर ऐसे होगा, तो आर डैश क्या हो जाएगा, 2L स्क्वायर। तो इसको दोनों को डिवाइड मार दो, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को डिवाइड मार दो सॉल्व करने के लिए। तो आर डैश बाई आर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो यहाँ 2L स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 4 एल स्क्वायर, और यहाँ से एल स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो जो न्यू रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 4R टाइम्स। तो यही नहीं होगा, यही हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और देंगे जिससे क्या होगा कि तुम सॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर तुम एरिया लेंथ को सोचते, वॉल्यूम कांस्टेंट मान के ही सवाल करना होगा। अगर बाबू उसी सवाल में अगर 2 टाइम्स के जगह पर n टाइम्स कर देते तो n टाइम्स कर देते तो रेसिस्टेंस आर डैश जो हो जाता तो n स्क्वायर ये हो जाता, क्योंकि n स्क्वायर से अंतर होगा। ये अगर n कर देते, नीट में सवाल आया था कि n टाइम्स बढ़ा दिया स्ट्रेच करके, तो वहाँ से तुम उसी तरह से निकालेगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? n 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर n टाइम्स होगा तो n का स्क्वायर, तो इतना टाइम से बढ़ जाएगा। एक सवाल हम और देते हैं, इस सवाल को करना। लिखा हुआ एक वायर जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मेल्टिंग बेल्डिंग मोल्डिंग जो भी मोल्डिंग ये सब क्या होगा, उसको स्ट्रेच किया डबल। स्ट्रेच करने समय से पता आना चाहिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जो रेसिस्टेंस होता है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के प्रोपोर्शनल कब होगा, जब एरिया कांस्टेंट होगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यही फार्मूला लगेगा। तो समझना, रेसिस्टेंस शुरू में क्या था, एल स्क्वायर इस तरह से वेरी होगा, आर डैश क्या हो जाएगा, तो 2L स्क्वायर इस तरह से होगा, तो आर डैश बटा आर, तो क्या हो जाएगा, आर डैश क्या हो जाएगा, 2L स्क्वायर, 2L स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, 2L का स्क्वायर करेगा 4L स्क्वायर, और यहाँ से L स्क्वायर। तो 2 टाइम्स किया, डबल ने किया है, लेंथ को डबल किया तो इसको डिवाइड कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या हो गया कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, आर डैश क्या हो जाएगा, 2L कर दिया, डबल कर दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो रेसिस्टेंस है एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो आर डैश क्या होगा, डबल करने पर क्या होगा, तो एल इज इक्वल टू 2L हो गया, तो 2L का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू 2L स्क्वायर का 4 हो गया, इससे हो गया आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो गया 4। अब आर शुरू में आर कितना दिया हुआ, 10, यही 10 लिखा हुआ है कि शुरू में जो वायर का रेसिस्टेंस है 10 है। तो यहाँ से आर डैश जो हो गया वह कितना हो गया, 4 × आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 10, तो कितना हो जाएगा 40 ओम।
ये तो पहले भी बताए थे, जब रेसिस्टेंस डबल करेंगे, क्या लिखा हुआ डबल, तो R डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर नहीं होता, तो डबल करने पर तो 2L स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। ये भी पहले भी बता दिए कि 4 गुना हो जाएगा, ये पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। और जब यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ पहले का 10 लिखा हुआ था, तो R डैश बाई R का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 10, तो 10 करेंगे तो 40 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को डील करते हैं। और भी सवाल है, हम लोग अभी लेंथ को चेंज करें, एरिया को भी अगर चेंज करेंगे, या फिर अगर इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि एक वायर है, एक वायर का जो रेडियस है हाफ कर दिए, रेडियस हम हाफ कर दिए तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या, नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो एरिया स्ट्रेच करके एरिया को क्या, रेडियस को हाफ कर दिए तो क्या होगा, तो रेडियस को हाफ करेंगे तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो रेसिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर तो एरिया के स्क्वायर होगा, तो एरिया का स्क्वायर इन्वर्स में होगा तो R टू द पावर 4 होगा। R टू द पावर 4 रखेगा तो यहाँ जो रेसिस्टेंस क्या हो गया R टू द पावर 4, तो इससे डील होगा। तो आई थिंक कि R/2 हो गया तो 16 टाइम्स रेसिस्टेंस शायद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आ जाता है, इतना ही ध्यान रखो बस। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसे ई नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बात पर डिपेंड करता है, इतना ही सफिशिएंट था, लेकिन फिर भी हम बता दिए पूरा। ठीक है, तो तुम लोग इतना ही ध्यान रखो इसमें। और जिसको नहीं आया होगा, इसमें थोड़ा सा फास्ट हुआ है लास्ट में क्वेश्चन में। ये NCERT का पेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाबू, इसमें ध्यान रख। इसमें क्या है कि जो रेड और हरा मार्किंग किए हैं उसको थोड़ा सा पढ़ना, ध्यान रखना। और जो टेबल है उसको रटना नहीं है, नीचे जो रेसिस्टिविटी का टेबल दिया हुआ है यहाँ देखो। जो रेसिस्टिविटी है जिसका यूनिट क्या होता है वो मीटर, ठीक है। और जो मेटल एलॉय है उसका लो रेसिस्टिविटी होता है, जिसका रेंज है 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर, एंड दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का जो ऑर्डर है वह है 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। और यहाँ एक और है क्वेश्चन के जो हीटिंग डिवाइस होता है, जिससे इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें हम लोग एलॉय का उपयोग करते हैं। इसका रीजन ध्यान रखना है बस, कि जो एलॉय है डू नॉट ऑक्सीडाइज, बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, टंगस्टन जो होता है उसको हम फिलामेंट में उपयोग करते हैं, और कॉपर और एल्युमिनियम है जिसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में उपयोग किया है। जो नीचे है टेबल है जो रेसिस्टिविटी का, उसको रटना ही नहीं, बस देखना है कि मतलब किसका कम है किसका ज़्यादा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बस। तो ये है, क्योंकि हम बताए थे कि जो रेसिस्टिविटी होता है कांस्टेंट होता है एक मटेरियल का। यहाँ से ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो रेसिस्टिविटी होता है लॉय का जनरली हायर देन द मेटल, कंस्टिट्यूएंट मेटल का हायर होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसिस्टर का जो ग्रुपिंग है। जो रेसिस्टर होता है उसका ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। और जब ग्रुप करेंगे, ग्रुपिंग में सीरीज और पैरेलल डिस्कस करना। तो सीरीज और पैरेलल के बाद ओम्स लॉ से बहुत से रिलेटेड सवाल होता है, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट था, 4 बात पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, सिंपल वर्जन में सवाल आता है। बाकी जो लास्ट वाला पढ़ाए तो हो सकता है कि मतलब आए कि नहीं तो अलग बात है, लेकिन इसके बाद हम लोग जो सवाल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर्किट में हम डील करेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ V = IR से हम सवाल को डील करेंगे इसके बाद, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहीं रहने देते हैं अब इसको।